नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, संभल में चंदौसी के एआर कोल्ड स्टोरेज में अवैध रूप से चैम्बर बनाया गया, जो कि गुरुवार को करीबन 11 बजे भरभरा कर गिर गया, जिसमें आलू रख रहे लगभग 40 से 50 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना में घायल हुए लोगों से मिलने मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। इस दौरान सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा खुद की है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नईम खान हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे। नईम, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर खुद उतरे और घायलों का यहां पर हालचाल उन्होंने जाना है। जी नईम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हेलो। तो पीड़ितों को सीएम का मरहम, घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा करी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर दुख जताया है। अवैध रूप से ये चैम्बर बनाया गया था। संभल से प्रदीप कुमार जुड़े हुए हमारे साथ में। 40 से 50 मजदूरों के फंसे होने की खबर है, जिनमें से बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदीप जुड़े हुए हैं संभल से। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? अभी तक रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 2024 से पहले सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 की चुनावी तैयारी को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही पार्टी की रीति पर बदलाव पर भी चर्चा की संभावना है। 3 दिनों तक चलने वाली सपा की इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर सपा देशव्यापी अभियान चलाने को लेकर मंथन कर रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से अखिलेश यादव उनके आवास पर जाकर मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। इस बैठक में क्या विपक्षी एकजुटता का भी कोई रास्ता निकलेगा, ये सभी के दिमाग में है। समाजवादी पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी प्रदेश में, इसी शहर में हुए हैं। और नेताजी से जब कभी भी पूछा जाता था, और किमरे नंदा जी जिस बात को करते थे, तो अक्सर ये बात हो जाती थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या कोई कार्यक्रम करना है तो चलिए कलकत्ता में चलिए। और जो वो कहावत है कलकत्ता के बारे में, जो गोखले जी ने कभी कहा था कि जो बंगाल आज सोचता है वो देश बाद में सोचता है। हमें उम्मीद है कि बंगाल का जो संदेश जाएगा वो बड़ा संदेश होगा। इस धरती ने न जाने कितने ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने न केवल देश, दुनिया बल्कि समाज को दिशा दी है। धार्मिक इस रास्ते में भी अगर हम याद करें तो तमाम महापुरुष यहां पैदा हुए जिन्होंने दिशा दी है। कि जिस तरीके से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, बंगाल से सफाया हो, झारखंड से सफाया हो, यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का हो। मैं देखिए, प्रधानमंत्री के लिए किसी का मुझे बैठक बोली जा सकती है। क्या होगा आने वाले समय में
ये चुनाव के बाद ही तय होगा। आप लामबंदी कर रहे हैं सर, आप लामबंदी कर रहे हैं तमाम नेताओं के। भाजपा की ओर से कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। आपको कोलकाता आने के बाद क्या लगा? भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार में है वहाँ कहीं लोकतंत्र नहीं बचा। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको वाराणसी से दे रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जानकारी भी हासिल करेंगे। तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। इसलिए निरीक्षण खुद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करने वाले हैं। शंघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक होने वाली है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम से पहले सीएम का दौरा है। नवरात्र में काशी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 24 तारीख को काशी को सौगात मिलेगी और उस सौगात के लिए काशी तैयार हो रही है। इस तरीके से तैयार हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं वाराणसी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की अपनी मांगों को लेकर गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया था, जो आज भी जारी है। इस हड़ताल का बड़ा असर खासकर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है। कई जिलों के अलग अलग स्थानों पर बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुवार देर रात यूपी के कई जिलों में आंधी और बारिश के चलते कई जगह इलेक्ट्रिसिटी डिफॉल्ट हुआ है। बात अगर बरेली की जाए तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से शहर से लेकर देहात तक बिजली संकट गहरा गया है। अयोध्या में तो आज राज्यपाल का कार्यक्रम जनरेटर में करवाना पड़ा है। सोचिए क्या स्थिति है। तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गाजीपुर, हरदोई, चंदौली, ललितपुर, महोबा, आजमगढ़, सहारनपुर और लखनऊ की। बिजली के निजीकरण समेत तमाम मांगों को लेकर बिजली संगठन और सरकार अब आमने सामने हो चुकी है। जहां बिजली कर्मचारी कल रात से 72 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए हैं, तो वहीं सरकार लगातार कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। कहा है कि बिजली कर्मचारी अगर हड़ताल करेंगे तो उन पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और तमाम जो पावर हाउस हैं या फिर शक्ति भवन हैं वहां पर इस तरीके से पुलिस व्यवस्था लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार से दिक्कत न हो, कानून व्यवस्था हाथ में ना आने पावे। और खासकर अब जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए सरकार ने कहा है कि अगर वो हड़ताल पर जाएंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इस तरीके से सरकार के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के पक्ष में बिजली जो संगठन जो हैं 6 संगठन ऐसे हैं जो सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि 24 घंटा और काम करने की जरूरत पड़ी तो 24 घंटा काम करेंगे, लेकिन बिजली जो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने देंगे। अब देखना यह होगा कि इन सब मांगों को लेकर सरकार और जो संगठन है बिजली संगठन वो किसका पलड़ा भारी रहेगा, फिलहाल ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो आपको बता दें कि बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर शहर अंधेरा पसरा हुआ है। काम पर जल्द लौटे कर्मचारी, इस तरह की बात ऊर्जा मंत्री ने कही है। सरकार और बिजली कर्मियों के बीच टकराव तेज हो गया है। पिछले 3 से 4 दिनों से जारी तकरार अब हड़ताल के रूप में तब्दील हो चुकी है। ये स्ट्राइक अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से चलेगी। सरकार की ओर से सख्त चेतावनी आने के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान अगर किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। तो इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आपूर्ति हमारे नियंत्रण में है, छोटी मोटी घटना के अलावा कुछ भी नहीं है। विद्युत प्रवाह बना हुआ है, चिंता और चुनौती की घड़ी है, संयम बनाए रखें।
जो कर्मचारी सरकार के साथ हैं वो अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन्हें कोई रोके ना, इसका ध्यान जनप्रतिनिधि को रखना होगा। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संघर्ष समिति से बातचीत का रास्ता खुला है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सामने सरकार झुकने के मूड में नजर फिलहाल नहीं आ रही है। ऊर्जा मंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्यों में व्यवधान डालेंगे, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस स्थिति में एस्मा लगाया जाएगा, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। आप सबका एक बार फिर से शक्ति भवन में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में हमारे विद्युत कर्मचारियों के कुछ संगठन हड़ताल पे चल रहे हैं और आज एक तरह से तीसरा दिन उनका, अगर समग्र कार्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आज तीसरा दिन चल रहा है। मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को, अपने पूरे विभाग की ओर से, यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चंदौली पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जन चौपाल को संबोधित किया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के सुंदरकांड ट्वीट को लेकर के जमकर हमला बोला है। राजभर ने बताया कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे तब उनको रामचरितमानस का मुद्दा नहीं नजर आता था, तब उन्होंने तुलसीदास के रचित रामचरितमानस पर माला, फूल, अगरबत्ती चढ़ाकर अपनी बेटी को सांसद बनवा दिया। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के थर्ड फ्रंट को लेकर ममता बनर्जी से मुलाकात पर कहा कि अखिलेश यादव पिछड़े और दलित दोनों के दुश्मन हैं। इस दौरान उन्होंने बसपा, कांग्रेस और बीजेपी सभी को जमकर घेरा है। महीना चुपचाप मार के थे, फिर 10 महीने की बात सोचे कि अब क्या करें, तो कुछ बोलबे करें। अभी जो वो कह रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए कि जब आप सत्ता में थे तब 97% के लिए आपने क्या किया? सिर्फ अपना पेट भरे कि दूसरे के विषय में भी सोचे? जब भर्ती हो रही थी, नौकरियों में नियुक्ति हो रही थी, तो क्या हिस्सेदारी दिलाने के लिए आपने कभी मायावती से जबान खोली? अगर जबान खोले होते तो मायावती जी जबान काट करके वहीं थमा देती हाथ पर। आज जो बोल रहे हैं ये सत्ता में रहते क्यों नहीं? 5 साल तो बीजेपी के साथ मंत्री थे और सत्ता का स्वाद खूब लिए, उस समय क्यों नहीं ये बात बोले? आज उनको दिख रहा है ये सत्ता पाने के लिए आतुर है, इस नाते चिल्ला। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। विधायक इरफान सोलंकी को गुस्सा आ गया है, इस्तीफा लेने के लिए परेशान किया जा रहा है, ये कहना है इरफान सोलंकी का। पुलिस के बर्ताव से इरफान के बोल बिगड़ते नजर आए हैं, पुलिस करती रहती है मनमानी। इरफान सोलंकी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा मेरा इस्तीफा लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज आजम का परिवार पहुंचा, जहां पर आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज होंगे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में, तो वहीं आजम खान के भड़काऊ भाषण के मामले में दोनों के बयान दर्ज होने हैं। तो वहीं प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश के बाद आजम खान पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सपा नेता आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल की सील खोल दी गई। इसके अलावा छात्र छात्राओं की परीक्षा समाप्ति के अलावा कुछ सामान ले जाने तक का समय भी दे दिया गया है।
सीडीओ माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो इस रामपुर पब्लिक स्कूल की जो आगामी एग्ज़ाम है और उसके बाद जो इनका क्योंकि ये एग्ज़ाम के बाद ये अपना सामान किसी अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करेंगे, इसके लिए समय दिया गया है और उसी क्रम में ये स्कूल की सीलिंग खोली गई है। कितना समय दिया गया है? ये जो उनका एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा और जिसमें सामान ये शिफ्ट कर लें। उमेश पाल हत्याकांड के बाद आज पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने नैनी सेंट्रल जेल में औचक छापा मारा। एडीएम सिटी मदन कुमार और डीसीपी यमुना नगर संतोष कुमार मीणा के नेतृत्व में करीबन 1 घंटे तक नैनी सेंट्रल जेल में भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ छापेमार कार्रवाई हुई। इस दौरान आला अधिकारियों ने हर एक बैरक की तलाशी ली और नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद के बैरक में भी जांच पड़ताल की है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अफसरों ने जेल के अस्पताल का भी निरीक्षण किया। गौरतलब यह भी है कि नैनी सेंट्रल जेल में 3 दिन पहले ही जेल में बंद एक कैदी को मोबाइल फोन पहुंचाए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था। तो वहीं भराड़ीसैंण देहरादून वापसी से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बताते चलें कि गैरसैंण में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 50 बेड का उप जिला चिकित्सालय बनाया जा रहा है। सीएम धामी ने जिसका निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम के साथ क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भोपाल राम टमटा, स्वास्थ्य सचिव सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। देहरादून पेपर लीक मामले में हुए प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव करने वाले बेरोजगार युवाओं पर हुए मुकदमे को अब वापस लिया जा रहा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा में खुद की थी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे और उनके वापस लिए जाएंगे। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लाठीचार्ज की घटना पर खेद जताया है और जिन भी बेरोजगार युवाओं पर केस लिया गया था उनको वापस लिया है। जिस प्रकार से कल के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, बेरोजगार जो संगठन के लोग थे और जो आंदोलनरत बच्चे थे, छात्र थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से मुकदमे हुए थे और जो लाठीचार्ज हुआ था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए वो स्थिति दोबारा ना आए और एक संदेश के साथ में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि ताकि छात्रों के भविष्य के साथ में किसी भी तरीके से गलत ना हो, तो सभी मुकदमों को वापस लेने का निर्देश दिया है। और साथ में ही जिस प्रकार से बॉबी पवार ने आभार जताया है और पूरी चीज को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पे एक ट्रस्ट और विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। गैरसैंण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि सीएम धामी गैरसैंण मुख्य बाजार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, जिस दौरान विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को वापस गाड़ी में बिना माल्यार्पण करे वहां से जाना पड़ा। आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के चलते भी कांग्रेस का विरोध जारी था। एईजेई पेपर लीक मामले में एसआईटी को एक और कामयाबी मिली है। पेपर लीक मामले में फरार 50,000 के इनामी संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी का नेतृत्व कर रही एसपी क्राइम ब्रांच रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को फरार चल रहे संजय धारीवाल को छुपाने में मदद करने और हरियाणा के करनाल में अपने आवास पर अभ्यर्थियों को पेपर रखवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी द्वारा 2 अभियोगों की विवेचना की जा रही है, जिसमें एक अभियोग जो है पटवारी पेपर लीक से संबंधित, दूसरा एईजेई परीक्षक पेपर लीक से संबंधित, जिसमें अभी वर्तमान में एक नई गिरफ्तारी की गई है। जो फरार अभियुक्त संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल की गिरफ्तारी की गई। इसमें उसका रोल यह रहा कि उसके निवास स्थान को यूज किया गया था फॉर पेपर स्टडिंग, तो इसी संबंध में उसका संलिप्तता पूरे प्रकरण से स्थापित की गई, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है।
देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मामला यह है कि गैरसैंण में मुख्यमंत्री को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया था। इसी को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस विरोध जता रही है उन मुद्दों पर हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जांच एजेंसियों को गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब मुद्दे नहीं होते तो उन मुद्दों को कुरेदने का काम किया जाता है जो जिन पर जांचें चल रही होती हैं। स्वयं हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से और खास नकल विरोधी अध्यादेश के ऊपर और नकल विरोधी जो घटनाक्रम उसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि सरकार की एजेंसियां अच्छा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नकल विरोधी जो इस प्रकार से लोग पकड़े गए नकल के संदर्भ में, उस विषय की एजेंसी अगर कहीं पर उसकी एजेंसी में जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो दूसरी जांच के लिए सरकार तैयार है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।